सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर है उसका 6th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ही 5 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं पहले जाके उनको देखिए, तो जाके आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन का प्रिवेंशन का, और लास्ट में एलॉयज के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आप ऐसे मेटल्स का नाम बताइए जो फ्री स्टेट में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। हमको पता है कि मेटल्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो मेटल्स जो हैं वो कैसे पाए जाते हैं? कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, मिनरल्स के फॉर्म्स में, ओर्स के फॉर्म में हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। पर कोई ऐसा मेटल है क्या जो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है? अगर है तो उसका नाम बताइए, कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, तो बिल्कुल वही पढ़ेंगे अभी हम लोग। कोरोजन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नेचुरल प्रोसेस। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, दैट कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कोरोजन क्या है? तो कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म कर देता है किसको? प्योर मेटल्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस में चेंज कर देता है मेटल्स को, प्योर मेटल्स को, जिनकी हमको जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए हमारे डिजायर्ड सब्सटेंस नहीं है, वो अनडिजायरेबल है। और कब होता है ऐसा? व्हेन दे रिएक्ट विथ सब्सटेंसेस लाइक एयर एंड वाटर। वो रिएक्ट करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस से जैसे कि एयर और वाटर, तो जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्योर मेटल का अनडिजायरेबल सब्सटेंस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन क्या है? तो कोरोजन एक ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ प्योर मेटल्स टू अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। तो एयर का बात अगर हम करें तो एयर में बहुत सारे गैसेस हैं। एयर इज फुल ऑफ गैसेस। ठीक है, तो एयर का मतलब हो गया एयर में प्रेजेंट किसी गैस से रिएक्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो एयर से रिएक्ट करने का मतलब ये हुआ। और वाटर तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो एयर या वाटर या दोनों से जब रिएक्ट करता है मेटल, तो जो हमको सब्सटेंस मिलता है वो क्या होता है? वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है। और ये प्रोसेस क्या होता है? कोरोजन होता है। तो हम लोग यहाँ पे 3 एग्जांपल्स ले रहे हैं कोरोजन का। फर्स्ट इज सबसे कॉमन एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, आयरन में रस्ट लगते हुए, जंग लगते हुए, है ना, वही है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या होता है, कैसे ये रस्टिंग होता है? आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर कहने का मतलब कि वहां पे वाटर और ऑक्सीजन दोनों का प्रेजेंस है। एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि आपका आयरन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, टू फॉर्म दिस केमिकल सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट। ये केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो आयरन रिएक्ट किया वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ, मतलब मॉइस्ट एयर के साथ। ये मॉइस्ट एयर है, इसके साथ रिएक्ट किया, ये रस्ट फॉर्म किया। तो रस्ट का फॉर्मूला देखिए, Fe2O3 है, डॉट X H2O है। मतलब X जो आपका ये है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिफाइंड नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। बहुत सारे भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि उस समय एयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए X ले रहे हैं इसको। तो अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, ये पता कैसे लगेगा? तो ये पता लगेगा कि जो आपका आयरन है, आयरन का जो कलर है वो सिल्वरी ग्रे होगा, है ना। सिल्वरी, ऑल मेटल्स, लगभग सारे मेटल्स सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं, है ना। तो जो आपका आयरन है वो सिल्वरी ग्रे है, और इससे ये किसमें चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में वो चेंज हो जाएगा। तो आप अगर देख रहे हैं कि आपका आयरन रेडिश ब्राउन हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो अब आयरन नहीं रहा, अब वो रस्ट में चेंज हो चुका है।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। यहाँ पे कोरोजन हुआ आयरन का, तो ये बहुत ही जो है डिसएडवांटेजियस है हमारे लिए, क्योंकि आयरन हम हर जगह यूज करते हैं। आप देखे होंगे बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, हर जगह आयरन का बहुत ज़्यादा यूज है। तो अगर आयरन ही कोरोड होने लगे तो क्या होता है, कोरोड होने के बाद वो उसका प्रॉपर्टी वो लूज कर जाता है और वो पहले जितना मजबूत स्ट्रांग नहीं रहता है, वो वीक होते जाता है जैसे जैसे कोरोजन होते जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ कोरोजन इन कॉपर। कॉपर में कैसे कोरोजन होता है, तो बिल्कुल आयरन जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आयरन भी मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर भी मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है। पर डिफरेंस क्या है कि आयरन सिर्फ मॉइस्ट एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए अगर कॉपर में कोरोजन होना है, तो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर में कोरोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर क्या बनाता है, कॉपर एक कंपाउंड फॉर्म करता है। वो कंपाउंड कैसा होता है, मिक्सचर होता है दो कंपाउंड्स का, आप कह सकते हैं, जिसमें कि दो कंपाउंड्स फिजिकली अटैच्ड होते हैं। ये जो डॉट होता है बीच में, इसका मतलब होता है फिजिकली वो अटैच्ड हैं, फिजिकल प्रोसेस से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो हमको पता कैसे लगेगा कि कॉपर में कोरोजन हुआ, तो कलर चेंज से, जैसे यहाँ पे कलर चेंज हुआ, सिल्वरी ग्रे से रस्ट में चेंज हुआ। कैसे, रेडिश ब्राउन कलर हमने देखा, आयरन रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया, मतलब आयरन में कोरोजन हुआ। वैसे ही कॉपर अगर ग्रीन कलर में चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोरोजन हुआ। कॉपर का कलर कैसा है, ऑरेंज रेड है ना, रेडिश कलर का है कॉपर, रेडिश कलर से वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, तो पता लग जाता है अरे कॉपर में तो कोरोजन हो गया। ऐसे ही अगर आपने इसका जो बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, अभी आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखेंगे अगर, तो वो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, पर जब वो बना था तो उसका ओरिजिनल कलर जो है वो रेडिश था, रेडिश ब्राउन था, आप कह सकते हैं कॉपर के कलर का था वो, जिस कलर का कॉपर था, क्योंकि वो कॉपर का ही बना है। पता होगा आपको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर का बना हुआ एक पुतला है, स्टैचू है, जो कि अब कोरोड होने के बाद अब वो ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है। तो अब तीसरा जो हमारा एग्जांपल है वो कोरोजन है सिल्वर में। सिल्वर में कोरोजन कैसे होता है, तो सिल्वर जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सिल्वर है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है विच इज प्रेजेंट इन एयर, वो भी बहुत टाइम, मतलब इसको काफी टाइम तक अगर आपने एयर में छोड़ दिया तो बहुत टाइम के बाद जो है, काफी टाइम लगता है, आप कह सकते हैं कि सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे भी आपको कलर देखने को मिलेगा, सिल्वर है तो ऑफ कोर्स सिल्वर कलर का होगा वो, है ना, और कलर क्या चेंज हो जाता है, वो ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा है ना, कि जब आप मम्मी के पायल वगैरह में है ना, तो जो पायल का कलर है कुछ समय के बाद ब्लैक हो जाता है, ब्लैकिश लेयर उसके ऊपर आ जाता है। तो इसका रीजन यही है कि जो सिल्वर है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो ये हुआ। इसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। देखिए कोरोजन एक बहुत ही डिसएडवांटेजियस फेनोमेनन है, हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्या करता है, हम लोग का जो ओरिजिनल मेटल है कोरोजन के कारण हम उसको लूज कर जाते हैं, लॉस्ट हो जाता है ओरिजिनल मेटल। तो हमको कोरोजन से प्रिवेंट करना किसको, मेटल्स को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं उनके। पहला है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। ठीक है, जो भी देखिए क्या है, मेटल्स कैसे कोरोड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जब वो मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो कांटेक्ट को अगर आप खत्म कर दें, जैसे ये मेटल है, यहाँ एयर है, इसके ऊपर कोई दूसरा लेयर चढ़ा दें, तो क्या होगा, मेटल एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, कोरोजन नहीं होगा। सिंपल है, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, पेंट कर दीजिए मेटल को, है ना, उस पर ऑयल लगा दीजिए पूरा ऑयल में, या ऑयल में डाल के रखिए, या उसको उसके ऊपर ग्रीसिंग की कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए। तो ये सब है। इसके बाद गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जिंक का कोटिंग करते हैं किसी मेटल के ऊपर, जनरली आयरन पे करते हैं। उससे क्या होता है कि वो साइन करते रहता है और रस्ट नहीं होता लगता है आयरन में। इसके बाद क्रोम प्लेटिंग है। क्रोम प्लेटिंग भी एक मेथड है। क्रोम प्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम का प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं, है ना। इसके बाद
एनोडाइजिंग है। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग एक फेनोमेनन है जिसमें कि हम लोग ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड्स बिल्कुल मेटल्स की तरह ही दिखते हैं, तो उनके ऑक्साइड्स फॉर्म करके उनका एक लेयर फॉर्म कर देते हैं मेटल्स के ऊपर, जिससे कि वो जो अंदर वाला लेयर है मेटल्स का वो रिएक्ट नहीं करता है फर्दर। तो ये हम लोग एनोडाइजिंग जो है एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर। इसके बाद मेकिंग एलॉयस, ठीक है, एलॉयस बना के भी जो है हम लोग ये कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं किसका? कोरोजन का। तो अभी एलॉयस के बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है एलॉयस। तो एलॉय क्या होता है? तो आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। एलॉय क्या है? एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का, ठीक है, जो कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं उसमें, ठीक है। डेफिनेट प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स रेशियो होता है उनके मास का, एक फिक्स रेशियो होता है उनके वॉल्यूम का, जो एलॉय में मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे इनको बनाया जाता है, एलॉय कैसे बनाया जाता है? तो एक मेन मेटल होता है, उसको लिक्विफाई कर दिया, मतलब उसको पिघला दिया जाता है, पूरी तरह से लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद जो बाकी मेटल्स जो उसमें मिक्स करने हैं उनको इवनली उसमें डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो इस तरह से उसके बाद फिर जो वो लिक्विड तैयार हुआ उसको फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे एलॉय फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे ही एलॉय बनाए जाते हैं। तो देखिए एलॉय से रिलेटेड है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट्स बना के लिख लेना है, अभी लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा। तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या देखिए आंसर्स हो सकते हैं। जैसे है प्योर आयरन जो है वो सॉफ्ट है, पता है आपको? प्योर आयरन इज सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजिली ऑन हीटिंग। जो प्योर आयरन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और वो आसानी से स्ट्रेच हो जाता है हीटिंग करने पे। तो हम लोग जो अपने चारों तरफ आयरन यूज करते हैं, क्या वो प्योर आयरन नहीं है? नहीं है, वो प्योर आयरन नहीं है। उसमें जो है क्या होता है, हम लोग अगर ऐड कर दें, क्या ऐड करें? 0.05% ऑफ कार्बन, बस 0.05% कार्बन ऐड कर देने से वो हार्ड हो जाता है। तो याद रखना है, प्योर आयरन यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने से क्या होता है कि और जैसे ही वो थोड़ा सा भी हीट होता है तो काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें कार्बन मिक्स कर देते हैं। कितना मिक्स करते हैं? 0.05%, अबाउट उतना ही लगभग करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? उससे वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, आयरन हार्ड हो जाता है। तो अब हम दूसरा अगर देखें, आयरन को ही अगर हम क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स कर दें, मेन मेटल यहाँ आयरन ही है, क्रोमियम और निकल उसमें मिक्स कर दें, तो हमको स्टेनलेस स्टील मिलता है, जो काफी हार्ड भी होगा और उसमें रस्ट भी नहीं लगता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? क्रोमियम और निकल प्रेजेंट होता है आयरन के साथ। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक ये क्वेश्चन आया है बहुत बार कि डिफाइन अमेलगम या व्हाट इज अमेलगम, ठीक है, या नेम द एलॉयस ऑफ मरकरी, व्हाट वी कॉल द एलॉयस ऑफ मरकरी। तो उनको हम अमेलगम बोलते हैं, एलॉयस ऑफ मरकरी को हम क्या बोलते हैं? अमेलगम बोलते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेलगम वर्ड है फॉर द एलॉयस ऑफ मरकरी। मरकरी के जो भी एलॉयस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? अमेलगम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलॉय का कि एलॉयस हैव लो कंडक्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये लो होगा यहाँ पे, लो मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स मेटल्स। जो एलॉयस फॉर्म होते हैं, जिन मेटल्स से फॉर्म होते हैं, उनके कंपैरेटिवली एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी कम होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हमने यहाँ लिए हैं, जैसे ब्रास के बारे में आपको पता होगा, ब्रास एक एलॉय है कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है कॉपर एंड टिन का, जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सोचिए, दो मेटल्स के एलॉय फॉर्म हो रहे हैं जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें कि कॉपर जो है एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको पता है कॉपर एक बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर, गुड वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कॉपर, जिसको हम घरों में यूज करते हैं वायरिंग पर्पज के लिए, है ना।
तो कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि उसका एलॉयज जो हैं ब्रास एंड ब्रॉन्ज ये अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब एलॉयज जो होते हैं उनमें कंडक्टिविटी घटता है जब एलॉयज हम फॉर्म करते हैं। तो इसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल है सोल्डर। सोल्डर एक एलॉय है लीड एंड टिन का, ठीक है, लीड और टिन का एलॉय है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है और उसका यूज भी है, कभी कभी यूज आता है, नेम द एलॉय यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्डिंग करने के लिए कौन सा एलॉय हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, और उसका आंसर क्या है, सोल्डर है एलॉय। और ये किस किस चीज का एलॉय है, तो लीड और टिन का एलॉय है ये, जिसको हम सोल्डर बोलते हैं। और किस लिए यूज करते हैं हम लोग, दो इलेक्ट्रिकल वायर्स का वेल्डिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए उनको। तो यहाँ पे जो है हमने ये आज का वीडियो खत्म कर लिया, ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वक्त आ गया है गुड बाय करने का। पर अभी एक क्वेश्चन हमने पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में, जिसका आपको आंसर देना था। क्या था क्वेश्चन, कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ऐसे मेटल्स हैं जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे आते हैं। आपने रिएक्टिविटी सीरीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज पे जो सबसे नीचे आपको मिलेंगे मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा लो रिएक्टिव वो उतना उसके चांसेस हैं कि वो फ्री स्टेट में मिलेगा। तो जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कभी कभी कॉपर भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट में।